माय चैनल राजपूत फिजिक्स। आज हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले बहुत सारे वीडियोस मैं इसमें दे चुका हूं, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीजी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है और कुछ अन्य बोर्ड में भी इसको पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर निर्धारण पद को समझाइए। रेट डिपेंडिंग स्टेप आरडीएस इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ये सीजी बोर्ड में देखा बहुत साल पूछे गए हैं, 2-3 नंबरों के प्रश्नों में इसको पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं ये दर निर्धारण पद क्या होता है। तो जनरली रासायनिक अभिक्रिया में हम उसका रेट निकालते हैं, दर या वेग निकाला जाता है। तो वेग निर्धारित करने के लिए अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता को का परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो दर निर्धारण पद होता है वो एक से अधिक स्टेप में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया पर देखा जाता है। तो कई ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होती है जो एक से अधिक पदों में चलता है। तो एक से अधिक पदों में अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है तो उनमें से कौन सा ऐसा स्टेप है, कौन सा ऐसा पद है जहां पर दर का निर्धारण किया जा सकता है, उसी पद को कहेंगे दर निर्धारण पद। और यह पद स्लो स्टेप, जो एकदम स्लो चलता है, मंद अभिक्रिया होती है, वही पद जो होता है दर निर्धारण करता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगा, वह अभिक्रिया जिसमें संपन्न होने के लिए एक से अधिक पदों में संपन्न होता है, उस अभिक्रिया की दर या वेग निर्धारण करने के लिए जिस पद का उपयोग किया जाता है उसे दर निर्धारण पद कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल है NO2Cl। NO2Cl का अगर हम ब्रेक करें तो ये हो जाएगा ट्वाइस NO2Cl2। ये सभी गैस है, तीनों गैस स्टेप में है, तो ये एक संयुक्त अभिक्रिया है ये। लेकिन इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए दो स्टेप की आवश्यकता पड़ती है। पहला स्टेप है NO2Cl का ब्रेक होगा Cl-, फिर एक और Cl इसमें आके जुड़ेंगे और ये Cl2 बनेगा। तो ये पद जो है संपन्न होगा। तो दो पदों में ये दो स्टेप में ये कंप्लीट होता है ये अभिक्रिया। तो अब इन दोनों में से किसको हम निर्धारित करें, कौन है हमारे दर निर्धारक पद, तो उसके लिए हम देखेंगे जिसमें स्लो स्टेप होता है वही दर निर्धारक पद होगा। जैसे पहला हालत, इसमें देखिए ये पद जो है स्लो में चलेगा। अब ये स्लो क्यों होगा, इसका कारण है, यानी यहाँ पर मंद अभिक्रिया क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, बंध है, वो ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। तो बंध टूटने के लिए हमें अधिक से अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ेगी तब ये बंध टूटेगा। तो जहां एनर्जी लगा वहां पे टाइम लगा, मतलब यहाँ पे टाइम लगेगा इसको टूटने के लिए। तो यही इसका स्लो स्टेप होगा। तो यही स्लो स्टेप है, तो इसी पर हमारा दर निर्धारण पद निर्धारित होगा। तो इसी के आधार पर हम अभिक्रिया ज्ञात करेंगे। तो आपको दर निर्धारण पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आप बंध टूटने वाले पद को देखें, बंध को टूटने वाले पद को देखिए, उसी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और वहीं पर पद जो है टूटेंगे। तो आप सबसे पहले वो वाला स्टेप ज्ञात कर लें जहां पे दर निर्धारित होता है। अब उसके दर निर्धारित अभिक्रिया की दर निर्धारित करना है, तो आपको क्योंकि इस पद में है तो इसी की सांद्रता को लेना है। तो अगर इसका कोटि ज्ञात करना चाहते हैं तो इसमें एक घात है, तो एक ऑर्डर का है, एक कोटि का ये अभिक्रिया है, तो के नियतांक है। अब यहाँ पर अभिक्रिया की दर निर्धारित करने के लिए क्या होता है, अभी जैसे मान लो एक रिएक्टेड और एक प्रोडक्ट है, एक अभिक्रिया और एक अभिकारक है, उत्पाद है। तो उस स्थिति में या तो अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन की दर या प्रोडक्ट के सांद्रता में परिवर्तन की दर निकालने, वो अभिक्रिया की दर होती है। तो चूंकि यहाँ पर अभिक्रिया की दर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये पहला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
केमिकल काइनेटिक्स से ही है दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखें ऊर्जा अवरोध क्या है समझाइए। तो ये भी सीजी बोर्ड में बहुत साल पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन प्रश्न को हम देखते हैं, एनर्जी बैरियर क्या होता है, ऊर्जा अवरोध क्या होती है। तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा अवरोध होता क्या है, तो जब भी कोई दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो रासायनिक क्रिया करते हैं तो उसके अणु या परमाणु आपस में टकराते हैं। तो आपस में टकराने के बाद उनकी सक्रियण ऊर्जा बढ़ती है। तो यही ऊर्जा अगर अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होता है तो अभिक्रिया संपन्न होता है। तो वह ऊर्जा जिस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है उसे ही हम कहते हैं ऊर्जा अवरोध। ऊर्जा अवरोध वह ऊर्जा है जो किसी अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक होता है। तो ऊर्जा अवरोध किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए एक निश्चित सीमा को प्रदर्शित करता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदर्शित करता है। ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। अब आप यहाँ पे समझिए, यदि अभिकारक की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा अवरोध से कम है तो ये रिएक्शन, ये जो अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। कंप्लीट कब होगी, जब अभिकारक की ऊर्जा जो है संक्रियण ऊर्जा अवरोध से अधिक हो। तो ये अभिकारक की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम हो सकता है उसमें उत्प्रेरक का उपयोग कर दें। उत्प्रेरक का उपयोग करके भी हम इसमें ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं अभिकारकों की। तो ये ऊर्जा अवरोध को जब तक पार नहीं करेगा तब तक क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो इसमें समझने के लिए देखिए, अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति और ऊर्जा के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। इसके ये वाले जो ऊर्जा है, सबसे हाई पीक में जो ऊर्जा मिल रहा है वो ऊर्जा अवरोध है। तो ये सक्रियण ऊर्जा यहां से यहां तक जो है एक्टिवेशन एनर्जी होता है, सक्रियण ऊर्जा होता है। तो इतनी ऊर्जा से अधिक सक्रियण ऊर्जा जब तक उसको प्राप्त नहीं होगा ये ऊर्जा अवरोध को पार नहीं कर सकता और यहाँ पे प्रोडक्ट या उत्पाद नहीं बन सकता। तो ये सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है डेफिनेशन और इसका ये चित्र है। हाँ चलिए अब यहीं से तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से ही है, ये रासायनिक बलिकी से ये क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा देना है। इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है तो व्यंजक ज्ञात करना है और सिद्ध करना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अलग आयु काल जो है प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है इसको समझ लेते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया वो है जिसमें अभिक्रिया की दर जो होती है अभिकारक के सांद्रता, अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो उसको हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। डेफिनेशन क्लियर हो गया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया की जो दर होता है वो अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चलिए देख लेते हैं अभिकारक की शून्य कोटि की अभिक्रिया में, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया की वेग की दर अनुक्रमानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता इसके शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम मान लेते हैं कोई ए अभिकारक है और बी इसका उत्पाद है। ए अभिकारक है और बी इसका उत्पाद है। तो इस पे अभिक्रिया की दर अगर हम दें तो R इज प्रोपोर्शनल टू ए का 0th पावर। अब ए रेट जो है, दर जो है ये निर्धारित करता है अभिकारक की सांद्रता पर। तो इस हिसाब से हम देखें तो dA/dt
माइनस ऑफ, क्योंकि ए अभिकारक को ले रहे हैं इसलिए माइनस होगा, उत्पाद को लिया जाए तो प्लस होता है। माइनस क्यों? क्योंकि इसकी सांद्रता में कमी आती है इसलिए माइनस है। इज प्रोपोर्शनल टू ए का 0 पावर। तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाना है तो इसके लिए एक कांस्टेंट का उपयोग करेंगे। अब किसी का भी 0 पावर होता है वो 1 हो जाता है, तो a 0 दैट इज इक्वल टू k, क्योंकि किसी का भी 0 पावर को इक्वल टू 1 होता है इन मैथमेटिकली। तो जहां पर k क्या होता है? दर स्थिरांक कहलाता है। k जो है दर स्थिरांक है। अब इसी के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है, स्थिरांक है, इसी के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो dA इक्वल टू हो जाएगा माइनस के और dt, इसको समाकलन कर लें। समाकलन करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आ जाएगा, अचर पर आ जाएगा। समाकलन अचर है, ये जो अचर है वो इसके प्रारंभिक स्टेज पर निर्भर करेगा। चलिए इसको सॉल्व कर लें। तो ये a हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के बाहर निकल जाएगा, इसमें t आ जाएगा और ये i, तो ये हो गया। अब हम प्रारंभिक स्टेज में चल दे, अर्थात शून्य समय पर, जीरो टाइम में समय पर अभिकारक की सांद्रता A जो है A नॉट है, A नॉट ले लेते हैं। शून्य समय पर अभिकारक की सांद्रता A नॉट, यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। तो प्रारंभिक सांद्रता क्या है? A नॉट है। तो उस प्रकार से हम यहाँ पर इसका यूज करें तो ये होगा A नॉट इक्वल टू माइनस के, t की वैल्यू है 0 प्लस आई, सो i की वैल्यू आपको मिलेगा A नॉट। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो आ जाएगा A इक्वल टू माइनस के टी प्लस A नॉट। इसको ट्रांसफर कर दें, ट्रांसफर करके के की वैल्यू निकालेंगे। इसको इधर पक्षांतर करें तो A माइनस A नॉट इक्वल टू माइनस के टी, माइनस को ट्रांसफर करें तो इंटरचेंज हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा A नॉट माइनस A इक्वल टू के टी। सो T इक्वल टू आ जाए, सॉरी K इक्वल टू आ जाएगा A नॉट माइनस A बाई टी। तो ये है वेग स्थिरांक हेतु व्यंजक। तो यहाँ तक के पार्ट कंप्लीट होता है। तो वेग स्थिरांक हेतु ये व्यंजक आपको मिल गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, अब आगे देखते हैं। आगे सिद्ध करना है अभिकारक की शून्य कोटि का अभिक्रिया में अर्धायु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो प्रारंभिक सांद्रता A नॉट हम देखे थे। तो यहाँ पर देखिए अर्ध आयु काल, तो अर्ध आयु काल एक नया टर्म आ गया। अर्ध आयु काल होता क्या है? तो अर्ध आयु काल वह समय होता है जिसमें अभिक्रिया की अभिकारक की जो सांद्रता है वो आधी रह जाती है, उस टाइम तक वो आधी हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे अर्ध आयु काल। तो अर्ध आयु काल, जैसे टाइम को t को हम ले लें, अर्ध आयु काल ले लें, t हाफ लिया जाए, अर्ध आयु काल लिया जाए, तो सांद्रता जो A है वो कितनी हो जाएगी इस स्टेप में? इस स्टेप में हमारा सांद्रता हो जाएगा 1/2 A नॉट। जो सांद्रता हो जाएगा A नॉट का आधा हो जाएगा, आधा रह जाएगा। बस इसी स्टेप को यहाँ पे रख दीजिए और निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए K इक्वल टू है, K इक्वल टू A नॉट माइनस A की वैल्यू कितना होगा? 1/2 A नॉट, यहाँ से रख लीजिए। उसके बाद टाइम क्या होगा? टाइम हाफ हो जाएगा, T हाफ, ये अर्धायु काल है, जहां पर T हाफ जो है अर्ध आयु काल है, अर्धायु काल है, ठीक है नहीं? अब इसको हम हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो अर्धायु काल को
इसको इधर ट्रांसफर कर लें, तो टी हाफ इक्वल टू, ये के नीचे चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ए नॉट माइनस हाफ ए नॉट डिवाइडेड बाई के। तो यहां पर देख लीजिए टी हाफ, इसको हल करेंगे तो 1/2 ए नॉट हो जाएगा बाई के, 2 नीचे आ जाएगा, तो टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2k। तो इस स्टेज से आप देखें 2k तो कांस्टेंट टर्म है, तो टी हाफ किसके अनुक्रमानुपाती हुआ, देखो टी हाफ जो है प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, और ए नॉट है क्या, प्रारंभिक, ए नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है अभिकारक की। तो हम इसको लिख सकते हैं अर्ध आयु काल प्रोपोर्शनल टू प्रारंभिक अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो केमिकल काइनेटिक्स से एक गणितीय प्रश्न भी ले लेते हैं। गणितीय प्रश्न इस प्रकार से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो सीजीसी बोर्ड में 2012 में ये पूछा गया था, और ऐसे मैनी ईयर में पूछा गया है। इसमें कुछ नंबर्स को चेंज करके पूछा जाता है। तो क्या है प्रश्न, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 15 मिनट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल 15 मिनट है। इस अभिक्रिया को के 90% अंश पूर्ण होने में लगने वाला समय की गणना कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अर्धायुकाल दिया हुआ है, 90% पूर्ण हो चुका है, तो टाइम आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग देखें इसके बारे में। तो इसका कुछ फार्मूला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे गणितीय प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, 2-3 नंबरों, 3 से 5 के बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल दिया हुआ है, तो ज्ञात है इस क्वेश्चन में अर्ध आयु काल। तो अर्ध आयु काल यानी टी हाफ की वैल्यूज दिया हुआ है, कितना दे दिया है, 15 मिनट, ये दिया हुआ है, 15 मिनट दिया हुआ है। तो यहां से अर्ध आयु काल की फॉर्मूला होता है टी हाफ, ये देख लीजिए, इक्वल्स टू होता है 0.693 अपॉन के। तो इस फॉर्मूला से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो k इक्वल टू हो जाएगा 693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, इस प्रकार से आ जाएगा। तो टी हाफ यहाँ पे मान रख दीजिए 0.693 डिवाइडेड बाय 15, इतना आ जाएगा। k की वैल्यू आपको मिल गया। इस k की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए 90% कंप्लीट हो गया, माना कि अभिक्रिया अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, मान लेते हैं 100 है, ठीक है जी, 100 मोल है मान लेते, तो उसकी सांद्रता यानी R नॉट की वैल्यू हो जाएगा 100। तो इसमें पूर्ण होने के लिए यानी R की वैल्यू क्या हुआ है, R की वैल्यू हो गया 90, है ना, क्योंकि 90% पूर्ण हो गया है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं k इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है 2.303 डिवाइडेड बाय t log 10 to the base r naught डिवाइडेड बाय r naught माइनस r। इसमें वैल्यू पुट कर दे तो k की वैल्यू होगा 2.303 अपॉन t log 10 to the base r naught की वैल्यू है 100, ये 100 माइनस 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आएगा, 10 से ये 10 हो जाएगा, दैट इज k इक्वल टू होगा 2.303 बाय t log 10 to the base 100 by 10, ये कट जाएगा, 10 आएगा, log 10 की वैल्यू 1 होता है, log 10 to the 10 इक्वल टू 1 होता है। तो ये वैल्यू 1 हो गया, 1 हो गया तो t की वैल्यू हो जाएगा 2.303 by k, और k की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं।
तो k की वैल्यू पुट कर दीजिए 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693 बाय 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303 इंटू 15 बाय 0.693 ये इक्वल्स टू आता है 49.8, लगभग 50 मिनट। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आज केमिकल काइनेटिक का हमने 4 क्वेश्चन को डिस्कस किए। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब हम सरफेस केमिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 12th केमिस्ट्री का सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन से हम यहाँ पे प्रश्न लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन देखो, अधिशोषण समताप वक्र क्या है? अधिशोषण समताप वक्र क्या है? फेल्डिंग अधिशोषण समताप वक्र को समझाइए। तो अधिशोषण समताप वक्र क्या होता है? तो सबसे पहले अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण एक्चुअल में क्या है? जब कोई अधिशोष्य माध्यम में कोई कण प्रवेश करता है तो वह उस कण के साथ अधिशोष माध्यम के कण के साथ एक आकर्षण बंध से बंध जाते हैं। इस क्रिया को अधिशोषण कहलाता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर पानी में अगर स्टार्च को डाल दें तो वो अधिशोषित हो जाता है, यानी ये पानी का कण है, इसमें अगर हम स्टार्च को डाल दें तो उसका जो कण है इसके साथ अट्रैक्ट में हो जाता है और एक कोलाइड विलयन बन जाता है। इसको हम कहेंगे अधिशोषण। तो अधिशोषण समताप वक्र होता क्या है? तो अधिशोषण समताप वक्र वो है अधिशोषण की मात्रा और गैस दाब के बीच में खींचा गया ग्राफ को कहते हैं अधिशोषण समताप वक्र। स्थिर ताप पर, अगर ताप को हम कांस्टेंट कर दें, स्थिर कर दें, तो स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा x/m, जहां पर x जो है अधिशोष्य की कण की मात्रा है और m जो है अधिशोषक का द्रव्यमान है, अधिशोषक का मात्रा है। इन दोनों के अनुपात को अधिशोषण की मात्रा कहेंगे। अधिशोषण की मात्रा और अधिशोषण दाब के मध्य खींचा गया ग्राफ को कहेंगे अधिशोषण समताप वक्र। डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम फेल्डिंग अधिशोषण समतापी वक्र के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो 1919 में फेल्डिंग ने इन दोनों के बीच में अधिशोषण की मात्रा और अधिशोषण गैस दाब के बीच में संबंध बताया। क्या संबंध था वो देखिए। ये 3 पार्ट में इसको बांटा गया है, एक निम्न दाब, एक मध्य दाब और एक है उच्च दाब। तो निम्न दाब, जैसे हम उदाहरण के करते हैं, ये वाला निम्न दाब, यहां पर अगर हम निम्न दाब को ले लें तो इस प्रकार से ये दाब बढ़ते हुए क्रम में, तो निम्न दाब में इसके ग्राफ में देखें तो निम्न दाब में जो होता है अधिशोषण की मात्रा, ये दोनों लगभग एक सरल रेखा मिलता है, यानी अनुक्रमानुपाती आपको प्राप्त होता है। तो ये दोनों अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, उसके बाद उच्च दाब, तो इसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हाँ, अब देखिए उच्च दाब पर अगर हम देखें तो उच्च दाब पर, उच्च दाब मतलब यहां से देख लो, ये हाई प्रेशर में देखें तो ये ग्राफ जो है एक सरल रेखा के आसपास इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है इसका और इनके बीच में संबंध क्या होगा? अचर संबंध होगा। तो अधिशोषण की मात्रा दाब के शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब x/m इज प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 0। अब इस अनुक्रमानुपाती को हटाना है तो कांस्टेंट लगाएंगे kp का 0 पावर। तो kp का 0 पावर का अर्थ होता है 1, p का 0 पावर इक्वल टू 1 होता है, ये गणितीय रूप से। तो ये एक सरल रेखा आपको मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो इसके उच्च घात में। लेकिन अब तीसरा जो है C, अगर हम इसमें निम्न घात में देखें, निम्न दाब पर देखें, सॉरी मध्य दाब पर,
मध्य दाब पर अगर देखें, यहां पर अगर देखें तो ये एक वक्र प्राप्त होता है। मध्य दाब पर यहां पर देखेंगे तो एक वक्र प्राप्त होता है। तो वो वक्र उसने ये बताया, अधिशोषण की मात्रा जो होता है दाब के 1 से लेके 0 से लेके 1 के बीच घात में होता है। 0 से लेके 1 के बीच मतलब वो अनुपातिक होता है ना। तो इन्होंने कहा अधिशोषण की मात्रा प्रोपोर्शनल होता है दाब के 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में मतलब 1/n हम कर सकते हैं, क्योंकि 1 पूर्ण भी नहीं है और 0 से बड़ा भी है, ठीक है। अर्थात n जो है पूर्णांक राशि है। तो ये 1/n जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो हम आगे देखते हैं इसके आगे। तो अधिशोषण की मात्रा अर्थात x/m इज प्रोपोर्शनल टू p⁴ सो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो आपको मिलेगा x/m इज इक्वल टू k p⁴ ये फॉर्म मिलेगा। अब बोथ साइड में लॉगरिथम लगा दे, लॉग कर दें, तो log x/m इक्वल टू log k इंटू p1/n पावर। सो log का रूल्स होता है, log का नियम है कि मल्टीप्लिकेशन में होता है वो प्लस में आ जाता है। दैट मीन्स log k प्लस log p⁴ सो log x/m इक्वल टू log k प्लस ये पावर जो होता है सामने मल्टीपल में आ जाता है log p। अब इनके बीच में देखें तो ये स्ट्रेट लाइन एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। जैसे एग्जांपल y इज इक्वल टू mx प्लस cx स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सरल रेखा का समीकरण है, जिसमें y की जगह ये है, y मतलब ये वाले एक्सेस में, y के एक्सेस में इसको रखे जाए, यानी अब ग्राफ में अगर हम देखें तो y एक्सेस में हम रख दें log x/m को रख दें y एक्सेस में, तो x की वैल्यू क्या होगा, log p होगा, यानी log p को यहां पे रख दें x की वैल्यू, तो 1/n जो होगा वो इसकी प्रवणता को यानी स्लोप को दर्शाएगा। वेयर m जो है प्रवणता है या स्लोप है, ढाल। तो इसमें अगर m की वैल्यू देखें तो 1/n है। तो अब ये सरल रेखा है, लेकिन ये c क्या होता है, y अक्ष में काटे गए अंतःखंड है, यानी y अक्ष में डिस्टेंस है, मूल बिंदु से डिस्टेंस है। तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस को हम लिखेंगे तो log k लिखाएगा। तो यहां से एक सरल रेखा इस प्रकार से बनेगा और जिसका स्लोप बनेगा ये है, ठीक है। तो ये कहलाता है, ये वाला इक्वेशन सेकंड जो कहलाता है, यही है फेडरेशन अभिसमता वक्र और उसका एक समीकरण है। ये वक्र है और ये उसका समीकरण है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए यहीं से सतह रसायन से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछा गया है उसको देखते हैं। एक है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में 5 अंतर लिखिए। तो 5 अंतर, 10 अंतर, 5 अंतर, 4 अंतर, 3 अंतर, इस प्रकार से आता है। नंबर के अनुसार से उसमें अंतर पूछे जाते हैं। सीजी बोर्ड में बहुत सालों इसको पूछा गया है, बहुत सालों से, तो हर साल इसको पूछते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड होता क्या है। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, जब हम किसी परिक्षेपण माध्यम में प्रक्षेप को डाला जाता है, मान लो जैसे एक पानी है उसमें हम स्टार्च को डाल दें, तो क्या होता है वो आसानी से एक दूसरे पे मिल जाते हैं, कोलाइड विलयन बना लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम का जो कण है परिक्षेप माध्यम के कण के साथ आसानी से आकर्षण बल से बंध जाते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को कहेंगे द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड
क्योंकि वो दोनों के बीच में आसानी से आकर्षण बल से बंध जाते हैं। तो ये द्रव स्नेही कोलाइड कहेंगे। द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है? द्रव विरोधी कोलाइड में जो परीक्षण माध्यम का जो कण है और जो वहां पे अधिशोषित होने वाले कण, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही वीक होता है, अर्थात वो आकर्षण बल बहुत क्षीण होता है। उसको मिलाने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, तब वो उसमें विलयन बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो ऐसे विलयन को कहेंगे द्रव विरोधी कोलाइडी। क्लियर? तो जैसे कोई जल में अगर हम कोई धातु या धातु ऑक्साइड को मिला दें तो उस प्रकार से जो विलयन बनेगा वो द्रव विरोधी विलयन होगा। तो चलिए हम इसमें कुछ अंतर देखते हैं, प्रॉपर्टी के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में देखो ये आसानी से बन जाएगा, विलयन विलायक मिलाओ सीधा बन गया, पानी में स्टार्च को मिला दो मिल गया, ये विलयन बन जाएगा। लेकिन द्रव विरोधी में बनाने के लिए उसको विशेष प्रकार की विधियों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लो पानी में रेत को मिलाना चाहे तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसको सेक करेंगे या गर्म करेंगे या सेक करेंगे तो उस प्रकार से वो विलयन बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया द्रव विरोधी का फर्स्ट बनाने की विधि। सेकंड है स्थायित्व। स्थायित्व में देखें तो चूंकि ये आसानी से इस आकर्षण बल से बन जा रहा है, मतलब स्थायी है ये, तो ये स्थायी होगा, द्रव इसमें स्थायी होगा। लेकिन द्रव विरोधी क्या होगा? अस्थायी होगा। उसको स्थायी रखने के लिए उसमें अलग से कुछ स्थायी कारक को डालना पड़ता है, उसको स्थायी रखने के लिए स्थायी कारक डालना पड़ता है। ठीक है, ये अंतर हो गया। तीसरा विद्युत अपघट्य। अब चूंकि ये आसानी से आकर्षण बल से बंध गया है, इसलिए हम इसको स्कंदित करने के लिए, बाहर निकालने के, कण को बाहर नहीं, स्कंदन का अर्थ होता है कोलाइडी विलयन से अधिशोष्य जो कण है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया, उसको अवक्षेपित करने की प्रक्रिया कहलाता है स्कंदन। तो स्कंदन करने के लिए चूंकि आसानी से आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, तो स्कंदित करने के लिए हमें अधिक विद्युत अपघट्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो द्रव स्नेही में अधिक विद्युत अपघट्य की जरूरत पड़ेगा, लेकिन द्रव विरोधी में तो खुद पहले से विरोध कर रहा है, बड़ा मुश्किल से तो जाके वहां पे जुड़ा हुआ है, तो उसमें क्या होगा? आसानी से वो स्कंदित हो जाता है, इसलिए कम विद्युत अपघट्य की आवश्यकता पड़ेगी। फिर उसके बाद स्कंदन में देखो तो आसानी से स्कंदित हो जाएगा और यह आसानी से स्कंदित नहीं होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अंतर फिर देख रहे हैं, चार अंतर देख चुके थे, चार और अंतर देख लेते हैं। तो जैसे प्रकृति को देखें, तो प्रकृति को देखें तो ये वाला जो द्रव स्नेही उत्क्रमणिक होता है, जैसे स्कंदित करके हम अवक्षेप प्राप्त कर लेंगे तो पुनः वो उस विलयन में फिर कोलाइडी विलयन बना लेता है। अलग दोनों को अलग करेंगे और तुरंत वो विलयन बना लेता है स्कंदित करने के बाद भी। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। लेकिन द्रव विरोधी में तो ऑलरेडी उसका विरोध करता है, इसलिए वो निकलेगा तो फिर वहां पे नहीं जाएगा, उसको जाने के लिए फिर विशेष विधि की जरूरत पड़ेगी, अर्थात ये अनुत्क्रमणीय होता है। फिर नेक्स्ट भौतिक गुण। भौतिक गुण में पृष्ठ तनाव और श्यानता से लिया गया है। तो भौतिक गुण में पृष्ठ तनाव जो होता है वो जल से उसमें कम हो जाता है, इसमें द्रव विरोधी में, लेकिन श्यानता जो है जल से अधिक होता है। और यहीं पर अगर द्रव विरोधी में देखें तो पृष्ठ तनाव तथा श्यानता दोनों लगभग जल के तुल्य होता है, क्योंकि कम स्कंदित होता है, कम मात्रा में वो घुला होता है। टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव होता है क्या है? जब हम कोलाइडी विलयन में एक प्रकाश किरण को अगर भेज दें, प्रकाश को दें, तो एक शंकुनुमा वहां पे चमकीला एक शंकु बन जाता है, जिसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब कोलाइडी कण वहां पे सूर्य जब प्रकाश पड़ता है कोलाइडी कण में, तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन होने के कारण वो चमकीला दिखाई देता है, जिसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव में क्या होता है, जब प्रकाश किरण उसमें आएगा तो कोलाइडी विलयन इसको कम उसको प्रकीर्णित करेगा, अर्थात इसमें चमकीलापन कम दिखाई देगा। लेकिन द्रव विरोधी में अगर करें तो उसमें अधिक मात्रा में प्रकाश को प्रकीर्णित कर देगा। उदाहरण को आप देख लें, उदाहरण में जिलेटिन है, गोंद है, स्टार्च है, इस आदि इन सभी को अगर पानी में विलयन बनाए तो द्रव स्नेही कोलाइडी बनता है। लेकिन धातु सल्फाइड, धातु क्लोराइड के को अगर हम पानी में मिला दें, उसके साथ सॉल्व बना दें, तो वो होता है द्रव विरोधी कोलाइड।
तो इस प्रकार से कोलाइड का ये कंप्लीट होता है। 8 अंतर है, 5 अंतर लिखने का दिया था, तो आप जो याद आए उसको आप लिख सकते हैं। तो आई होप ये वाला वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा। और भी क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।